हेलो ब्रश। गुड मॉर्निंग। आज एक यूट्यूब दे रहा हूँ मैं, है ना, कि सोवरेंटी अपन पढ़ रहे थे, संप्रभुता कल भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। संप्रभुता का अर्थ और परिभाषा, ये आंग्ल पर्यायवाची शब्द सोवरेंटी, इसकी स्पेलिंग देख लो, है ना। कई लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। SOVRENTY, सोवरेंटी। सोवरेंटी शब्द निकला है ये लैटिन शब्द सुपर एनस से, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, है ना। अभी तक मैंने चर्चा नहीं करी थी, पर आज ध्यान रखें कि जब आप आंसर्स को लिखेंगे, कोटेशंस लिखना शुरू करेंगे। कोटेशंस, है ना। एक कोटेशन लिख लो, विलोबी का कोटेशन है। ऐसे हर आंसर में 2 3 4 कोटेशन डालना चाहिए, है ना। तो ये कोटेशन याद करना अपने में आप में एक टास्क है। तो आप एक लिख लेंगे, विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। विलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। कल जैसे मैंने पढ़ा दिया था कि इसके 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष और ये प्रकार, टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, है ना। आंतरिक संप्रभुता, बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता मतलब देश के ऊपर सत्ता का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, या ये कहें कि राज्य जो है व्यक्तियों से उच्चतर होता है और वो अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को आज्ञा दे सकता है और अपनी आज्ञाओं को मनवा सकता है। ये हुआ आंतरिक, है ना। बाह्य मतलब हुआ कि उसको अपने बाहरी संबंधों को रखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होती है और विदेश में जैसे चाहे वैसे वो संबंध स्थापित कर सकता है। या हमने जैसे पढ़ाया आपको कि स्वतंत्र विदेश नीति होती है। और इन दोनों के मैंने पक्ष विपक्ष पर भी हमने कई बार चर्चा कर ली है। जब आप इसको लिखेंगे या समझेंगे तो आपके पास वो उदाहरण रहने चाहिए, है ना। कि इंटरनल हम, और यहाँ हम जब भी बात कर रहे हैं बेसिकली हम इंडिया का एग्जाम्पल देके आपको पढ़ा रहे हैं। आप जब आगे की क्लासेस में आएंगे तो कुछ और एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे। तो इंटरनली जैसे हमने पढ़ाया कि कश्मीर हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, नक्सलिज्म हुआ, ये सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। हम इनकी कभी जब खबरें पढ़ते तो हमको लगता है अरे यार ये सरकार क्या कर रही है, सरकार के नियंत्रण में नहीं है, सरकार तो कुछ कर ही नहीं पा रही है ना। तो ये इंटरनल सॉवरेंटी, जिस देश में इंटरनल सॉवरेंटी पर जहाँ पे आदेश दिया और सब ने उसकी बातों को माना, तो जहाँ इंटरनल सॉवरेंटी में क्वेश्चन मार्क हुआ, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। बाय संप्रभुता, एक्सटर्नल सॉवरेंटी। एक्सटर्नल सॉवरेंटी जैसे मैंने कहा कि आपकी स्वतंत्र विदेश नीति, कल भी मैंने उदाहरण दे दिया था आपको कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब आपको लगता है अरे हमारी सरकार क्या कर रही है। जब कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक आपके देश पे हो जाता है, देश के अंदर घुस के, अभी कुछ दिन पहले जम्मू में ट्रक घुस गया अंदर, तो लगता है ये घुस कैसे जा रहे हैं ना, हमारी सीमा पर लोग क्या कर रहे हैं। वो ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, वहीं पर ही बाह्य संप्रभुता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं, है ना। मैंने तो कुछ बड़े मसलों की बात करी कि आपके देश में पार्लियामेंट पर अटैक होता है, मुंबई पर अटैक होता है, तो इसका हम जब जवाब नहीं दे पाते, या अगर जवाब दे रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ अब हम एक्सटर्नली बिल्कुल सोवरेन हैं, हमारे विदेश नीति पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। दबाव होता है, बड़े देश छोटे देशों में दबाव डालते हैं, पुराना प्रकृति का नियम है ना।
और छोटे लोगों को उस दबाव में रहना पड़ता है। पर जब आप शक्तिशाली देश हो जाते हैं तो कई बार आप नकार देते हैं आदेशों को। जैसे मैंने बताया था कि 1998 में हमने परमाणु विस्फोट किया और 11-13 मई को किया और दुनिया को बताया कि भारत एक परमाणु शक्ति है। तो हमारी ये सोवरेंटी के लिए बड़ा एक तगड़ा कदम था। इसके बाद ये तो हम पढ़ चुके संप्रभुता के प्रकार, औपचारिक और वास्तविक, फॉर्मल एंड नॉमिनल एंड रियल, ऐसा पढ़ सकते हैं। कानूनी, जो इंग्लिश मीडियम के 2-3-4 बच्चे हैं, कानूनी इज लीगल सोवरेन, राजनीतिक इज पॉलिटिकल सोवरेन, वैध और यथार्थ, ये सबसे टेक्निकल वर्ड है ना, वैध और यथार्थ, डी ज्योर एंड डी फैक्टो। ये थोड़ा समझना भी थोड़ा सा कठिन है, पर डिज्योर एंड डिफैक्टो, ये वैध और यथार्थ वाला है ना। और जन संप्रभुता मतलब पॉपुलर सोवरेंटी। कल एक प्रश्न मैंने ये भी उठाया था और आपको ये भी समझाने का प्रयास किया था कि सोवरेंटी या संप्रभुता वर्तमान में कहाँ रहती है, कौन संप्रभु है। एक पुराने काल में, जो हम इसकी आलोचना पढ़ेंगे, पुराने काल में तो ये राजाओं में वास करती थी, राजा शक्तिशाली हुआ करता था। जैसे आपके देश के इतिहास को अगर आपने पढ़ा हुआ तो हमारे देश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, अशोक हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, फिर अकबर हुए, ऐसे बड़े बड़े महाराजा हुए, राजा हुए, जो इनका पूरा देश में शासन था। औरंगजेब था, उसका बहुत बड़ा एम्पायर था, जो कहते थे वही होता था, है ना। कार्यपालिका भी यही, व्यवस्थापिका भी यही, न्यायपालिका भी यही। फिर लोगों ने कहा ये नहीं, इसमें गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ देखो क्या है कि इसमें निरंकुशता आ सकती है ना, कि व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा। निरंकुश, हाथी के लिए अंकुश रखते ना, जब आप लगे कि मैं ही कानून बनाऊंगा, मैं ही लागू करूंगा, मैं ही दंड दूंगा, तो फिर तो मैं भारी हो जाएगा ना, बोलेगा हटाओ। इंग्लिश में कहते हैं पावर मेक्स यू करप्ट एंड मोर पावर मेक्स यू मोर करप्ट। शक्ति इंसान को भ्रष्ट बनाती है, ज़्यादा शक्ति ज़्यादा भ्रष्ट बनाती है। तो संप्रभुता के प्रकार हमने कल पढ़ा दिया। औपचारिक, फॉर्मल, भारत में राष्ट्रपति, जीरो, गोल्डन जीरो। वास्तविक संप्रभुता, मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भारत में। इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और इंग्लैंड में औपचारिक संप्रभुता हो गई वहाँ की क्वीन। दूसरा हमने कल पढ़ाया था कानूनी संप्रभुता। ये मेरा स्टाइल है, थोड़ा सा पीछे जाके आ गया होगा, है ना। आपको लगेगा सर ये सब तो रिपीट हो रहा, पर एक बार बार ऐसे करके दिमाग में सबको बिठाना है अपने, है ना। लीगल सॉवरेन, लीगल सॉवरेन मतलब जहाँ कानून का निर्माण होता है, कानून जहाँ बनता है। कानून कहाँ बनता है? आपके पार्लियामेंट में, संसद में। संसद को हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, है ना। व्यवस्थापिका मतलब जहाँ कानून व्यवस्था की जाए। किसकी व्यवस्था की? कानूनों की व्यवस्था की जाए। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति केंद्र में, फिर राज्यों में अलग है। यहाँ पे विधानसभा से कोई बिल पारित होता है तो वो कानून बनता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो कानून है ये कानूनी संप्रभु सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ने माना राजनीतिक संप्रभु, है ना। इसमें उदाहरण आप लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में एक लाइन लिखिए कि कानूनी दृष्टि से तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट संप्रभु है, पर लेकिन वास्तविकता में पार्लियामेंट की सत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं, है ना। और ये जो उसकी सत्ता पर नियंत्रण रखने वाली शक्ति को ही हम राजनीतिक संप्रभु कहते हैं। एक रूप से कहा जा सकता है कि जो देश के निर्वाचक हैं वो राजनीतिक संप्रभु हैं। अब देश के निर्वाचक मतलब देखिए, जो आपके देश की आबादी 135 करोड़, पर सारे लोग वोट डालने का अधिकार नहीं रखते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की आयु, अब आप लोग की आयु 18 वर्ष की हो रही होगी या हो चुकी होगी या होने वाली होगी, तो आप भी अब एक पॉलिटिकल सॉवरेन। अब आप भी आपका भी नाम आ जाएगा वोटर लिस्ट में, फिर आप भी आने वाले चुनाव में
100% आने वाला चुनाव, मतलब मानिए 23 का विधानसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव, इसमें आप भी मत देंगे। तो इन निर्वाचकों को हम कह देते हैं कि ये जो है राजनीतिक संप्रभु है। चौथा जो अब पढ़ रहे हैं, वैध और यथार्थ, है ना, ये बड़ा टेक्निकल में, इसको इंग्लिश में लिख लो, डिज्योर एंड डिफैक्टो। डिज्योर एंड डिफैक्टो। देखिए, देश का संविधान जिसको शासन चलाने की अनुमति देता है वो हुआ वैध संप्रभु, लीगल सॉवरेन, डिज्योर सॉवरेन। चुनाव हुआ, चुनाव को लड़ा, चुनाव को जीता और वो बन गया वैध संप्रभु। पर यथार्थ संप्रभु कौन हुआ? एक ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सत्ता में तो नहीं है पर सारी शक्ति उसी के पास है ना। बेसिकली क्रांति के ठीक पहले की जो स्थिति होती है, उस समय ये स्थिति बनती है कि क्रांति होने वाली है, लग रहा है बस ये क्रांति। जैसे अगर आप देखेंगे एक पीरियड में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब की स्थिति, या थोड़ा इतिहास में जाए तो लेनिन की स्थिति 1917 में, कि सरकार बनी हुई है, सरकार चल रही है, पर कोई दूसरा व्यक्ति है जो सरकार में नहीं है पर बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो लीगल सॉवरेन तो हुआ है, पर यथार्थ संप्रभु कोई दूसरा है। और जैसे वो चुनाव लड़के जीतता है तो यथार्थ संप्रभु वैध संप्रभु बन जाता है। ये टेक्निकल है, ध्यान से सुनना, दोबारा दोबारा सुनना, और नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में तुम लोग कमज़ोर हो ना। मैंने कितनी बार कहा कि आप लोग प्रतिदिन एक प्रश्न पूछें, बट आई एम सॉरी, नहीं हो रहा है। और बेधड़क प्रश्न पूछना है ना, बस गलत सलत इधर उधर के फालतू प्रश्न मत पूछेंगे, है ना। जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे। फालतू तो नहीं, केवल अगर ऐसा कुछ और बातें करनी है उसके लिए कोई अपन दिन रख लेंगे, शनिवार का दिन रख लेंगे जिस दिन आपसे और बाकी चर्चाएं कर लेंगे। बट अभी विषय से संबंधित प्रश्न पूछें, है ना। तो आज प्रयास करना। लास्ट हो गया जन संप्रभुता, पॉपुलर सोवरेंटी। इसमें दो नाम लिख लो, मार्सिग्लियो ऑफ पडुआ और विलियम ऑफ ओकम। इन लोगों ने इसकी मैंने इसके समर्थन में बात कही थी, मार्सिग्लियो ऑफ पडुआ और विलियम ऑफ ओकम, है ना। और वैसे इसका सबसे बड़ा समर्थक जो था वो रूसो था, है ना। तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट हो गए। संप्रभुता की परिभाषा, संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता के पक्ष, है ना। तो जब आप आंसर लिखें तो अर्थ लिखें, परिभाषा लिखें, पक्ष लिखें, प्रकार लिखें, और उसके बाद आ जाइए विशेषताओं पर। ये विशेषताओं के 7 पॉइंट को नोट कर लीजिए। निरंकुशता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथक्करणीयता, अविभाज्यता, अनन्यता, मौलिकता। कुछ बड़े भारी शब्द हैं। निरंकुश, सर्वव्यापकता, संप्रभुता पूरे देश में रहेगी। स्थायित्व, परमानेंट रहेगी, संप्रभुता कभी जाएगी नहीं। एक बड़ा अच्छा कोटेशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का कि राजा मृत है, कौमा राजा चिरायु हो, है ना। कि राजा की डेथ हो गई पर लॉन्ग लिव द किंग, जो किंगशिप बरकरार रहे। एक राजा व्यक्ति के रूप में चला गया पर संस्था के रूप में राजा की जो संस्था वो मेंटेन रहे, है ना। तो निरंकुशता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथक्करणीयता, अविभाज्यता, अनन्यता, मौलिकता, एब्सोल्यूटनेस, comprehensiveness, permanency, inalienability, indivisibility, exclusiveness and originality। इतनी सारी बातें हुई, ठीक है। अब इन सब शब्दों को मैं स्पष्ट कर दूंगा। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो जल्दी जल्दी पोस्ट हो जाए, तो आप लोग सुन रहे हैं। वैसे 10:30 पे होगा तो अपन एक बार फिर मिल लेंगे, है ना। ठीक, थैंक यू।